सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान में फिर हुए बड़े धमाके। अमेरिका नहीं तो आखिर किसने किया ये हमला? जंग के बीच ईरान और अमेरिका की सीक्रेट बातचीत। क्या डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का नया प्लान बना रहा है ईरान? नई रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया? होर्मुज़ पर ईरान ने दे डाली आखिरी वार्निंग, बढ़ गई हलचल। अरब मुल्कों पर ईरान के हमलों के खिलाफ फिलिस्तीन ने उठाई आवाज। क्या तुर्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर गिड़गिड़ाया है बेंजामिन नेतन्याहू? और आयतुल्लाह अली खामनी का आखिरी सफर हुआ पूरा, लाखों लोगों की मौजूदगी में हुए सुपुर्दे खाक। इसके अलावा भी हैं कई खबरें और शुरुआत करते हैं इस शो की एक बड़ी खबर से। 9 और 10 जुलाई की रात एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले हुए। इन हमलों के बाद कई जगह धमाकों और कुछ जगह तबाही की खबरें भी सामने आई, कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं। आइए अब तफसील से समझते हैं कि इन हमलों में ईरान के किन किन इलाकों को निशाना बनाया गया, कहाँ कितना नुकसान हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, ये हमले आखिर किसने किए? क्योंकि अमेरिका की तरफ से चौंकाने वाला बयान आया। ईरान के बूशहर, चोगादक और सीस्तान बलूचिस्तान के कोनारक समेत कई इलाकों से धमाकों की खबरें सामने आईं। इससे पहले भी इन्हीं इलाकों में एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बूशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास हमले हो चुके हैं 9 जुलाई को। लेकिन इस बार सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कल रात ही ये साफ कर दिया कि पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी फौज ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया है। जो किया था वो 9 जुलाई की दोपहर बाद तक किया था, या दोपहर को। अमेरिकी अफसर ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका अभी भी ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है और दोनों तरफ टेक्निकल लेवल की बातचीत भी जारी है। ये भी एक बड़ा दावा है। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया तो फिर ईरान में ये हमले किसने किए? क्या ये इसराइल की कारस्तानी थी या फिर ईरान के अंदर ही किसी तरह का साबोटाज हुआ? ईरान ने इन हमलों का इल्ज़ाम सिर्फ दुश्मन पर लगाया है, लेकिन अभी तक किसी मुल्क का नाम नहीं लिया है। कहा है कि दुश्मन ने हमले किए। नाम ईरान ने भी नहीं लिया क्योंकि ईरान को कंफर्म नहीं है कि हमले किसने किए। उधर कई इंटरनेशनल एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर अमेरिका इन हमलों के पीछे नहीं है तो शक की सुई इसराइल की तरफ जाती है, क्योंकि अमेरिका हमला करता तो बिना खौफ के वो कहता हमने किया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल अभी भी बेजवाब हैं और ईरान की तरफ से भी तफसीली जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, एक कमाल की खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कल शाम तक हमले जारी रहे, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत का सिलसिला अब तक पूरी तरह टूटा नहीं है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। 10 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच टेक्निकल लेवल की बातचीत अब भी जारी है, सीक्रेटली हो रही है, जबकि हमले ओपनली हो रहे हैं। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका सिर्फ जंग खत्म करने के लिए ही नहीं, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ाद मूवमेंट बहाल करने के लिए भी हल तलाश करना चाहता है। दोस्तों, ये वही मुद्दे हैं और यही वो 2 मेन मुद्दे हैं जिन पर पिछले कई दिनों से दोनों मुल्कों के बीच MOU पर बात चल रही थी, लेकिन फैसले तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि नाटो समिट के दौरान अंकारा में 8 जुलाई को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि उन्हें लगता है कि MOU अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी हुक्काम कह रहे हैं कि टेक्निकल लेवल पर बातचीत अब भी जारी है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी ज़मीन पर मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी का दरवाज़ा अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अगली खबर एक सवाल के साथ, और ये बड़ी खबर है। क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की कोशिश कर रहा है? क्या ईरान वाकई ट्रंप को मारने का कोई नया प्लॉट बना रहा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ज़रा मौजूदा माहौल को समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच रोज़ाना मिसाइलें और बम बरस रहे हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लोगों की जानें भी जा रही हैं।
जंगी बयानबाजी अपने उरूज पर है, जबकि दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। अगर मामला ऐन से गैन हो गया तो ये समझ लीजिए कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का जो नज़ारा है, सीन है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ऐसे ही माहौल में 10 जुलाई की सुबह इसराइली और अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें नई सनसनी सामने देखने को मिली। इस खबर ने ही सनसनी फैला दी। याद रखिए कि अगर इस तरह के इल्ज़ामों को सच मान लिया जाए तो ये एक और बड़ी जंग का सबब भी बन सकते हैं। अब सुनिए इसराइल की तरफ से क्या दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका के साथ एक ऐसी नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की है जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का एक नया मंसूबा बना रहा है। दोस्तों, अब तक इसराइल कहता था कि ईरान एटम बम बना रहा है और पिछले 1 साल में उसके एटमी प्रोग्राम को लेकर ईरान के खिलाफ 2 जंगें भी छेड़ी जा चुकी हैं। यानी ये वाला इल्ज़ाम भी हल्के में नहीं लिया जा सकता कि ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है ईरान। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने ये नई जानकारी अमरीकी हुकूमत को दी है और अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर भी बना ली है। हालांकि इसराइल की एम्बेसी ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया, जो एम्बेसी अमेरिका में है, जबकि यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन की तरफ से भी फिलहाल कोई जवाब सामने नहीं आया है। उधर व्हाइट हाउस ने इस मामले पर अलग से कुछ कहने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप के उसी बयान का हवाला दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था वो अमेरिका के लीडर यानी मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनकी हर लिस्ट में हूं, अभी तक मैं बचा हुआ हूं, लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकता। ये ट्रंप के लफ्ज़ थे ईरान की तरफ से, इशारा करते हुए कि वो मुझे मारना चाहते हैं। इसी बीच मशहद में आयतुल्लाह सैयद अली खामनी की आखिरी रसूमात के दौरान कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतकाम के नारे भी लगाए और उन्हें मारने की बात कही, बोर्ड भी दिखाए, पैम्पलेट्स भी दिखाए। हालांकि फ़िलहाल इस बात का कोई आज़ादाना सबूत सामने नहीं आया कि ईरानी हुकूमत वाकई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कत्ल के मंसूबे पर काम कर रही है। इसीलिए इस पूरे मामले को अभी सिर्फ इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट या इसराइल की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और दावे के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यह हल्का मामला नहीं है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर सख्त पैगाम दिया है। IRGC नेवी ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी गैर मुल्की ताकत का कोई हक नहीं है और इस रास्ते का सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी निज़ाम ईरान के इंतज़ाम के तहत ही चलेगा, किसी और के इंतज़ाम के तहत नहीं। IRGC का कहना है कि अमेरिका पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जनूबी हिस्से में जहाज़ों के लिए अलग समुद्री रास्ता बनाने और ईरान के इंतज़ाम से अलग अपनी एस्कॉर्ट सर्विस चलाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इसे रीजन में बने समझौते की खुली खिलाफ वर्जी बताया है। IRGC ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की मूवमेंट का सिस्टम बदलने या समुद्री रास्तों का फैसला करने का हक अमेरिका को नहीं है, जबकि एक सिस्टम खुद ईरान भी बदल रहा है। दोस्तों, अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी जहाज़ से कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी। ईरान चाहता है कि वो फ़ीस वसूलें, चुंगी वसूलें, और ईरान के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया है। खैर, IRGC के बयान में साफ कहा गया है कि अगर अमरीकी फ़ौज ने किसी भी तरह की नई दखलंदाजी या हिमाकत की तो ईरान उसका फैसला कुन यानी डिसाइसिव जवाब देगा। IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिका की ऐसी हरकतें सिर्फ ईरान से टकराव नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने का जो अमल रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है, उसे भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगी। साथ ही उन तमाम मुल्कों के कारोबारी और मायशी हित भी यानी इंटरेस्ट भी ख़तरे में पड़ जाएंगे, जिनका कारोबार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते चलता है। यानी ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिक्योरिटी और जहाज़ों की मूवमेंट को लेकर आखिरी फैसला ईरान ही करेगा। किसी बाहरी ताकत को वहां अपनी मर्जी थोपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने, महमूद अब्बास वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ईरान के हालिया हमलों की मजम्मत की है, निंदा की है, और अब इस बयान पर भी सवाल उठने लगे हैं, हम उठा रहे हैं। 9 जुलाई की रात को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के दफ्तर ने ईरान के उन हमलों की मजम्मत की जिनमें जॉर्डन, कुवैत और बहरीन के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया था। महमूद अब्बास के दफ्तर ने कहा कि फ़लस्तीन, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन की हाकमियत के साथ खड़ा है।
فلسطین اور اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے فلسطین اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، فلسطین کی اتھارٹی کا یہ رخ حیران کرنے والا نہیں ہے۔ دراصل فلسطینی اتھارٹی لمبے عرصے سے عرب ملکوں کی سیاسی اور مالی مدد پر کافی حد تک ڈیپینڈنٹ رہی ہے۔ مطلب 75 سال سے یہ عرب ملک ہی فلسطین کی مدد کر رہے ہیں مالی طور پر۔ ایسے میں فلسطینی اتھارٹی کا عرب ملکوں کے ساتھ کھڑا ہونا کئی لوگوں کے لیے ایک توقع کے مطابق قدم مانا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر جارڈن، کویت اور بحرین پر ہوئے حملوں کی مذمت کی جا سکتی ہے تو پوچھ رہا ہوں میں، تو پھر ایران پر ہوئے حملوں کی مذمت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وہاں تباہی جو مچی ہے اس پر کیوں نہیں بیان آیا محمود عباس کی اتھارٹی کا؟ آخر جنگ کی شروعات ایران نے تو کی نہیں تھی۔ ایسے میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مذمت صرف ایک طرف کے حملوں کی ہونی چاہیے یا پھر ہر اس کارروائی کی بھی ہونی چاہیے جس میں عام لوگوں اور کسی ملک کی سرزمین کو نقصان پہنچا ہو؟ یعنی محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کے اس بیان نے مڈل ایسٹ کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑنے کا شوشہ ضرور چھیڑ دیا ہے۔ اب لوگ ایسے ہی سوال پوچھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو کے بیچ 9 اور 10 جولائی کی رات ایران اور ترکی کو لے کر ایک اہم فون کال ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ایران کو لے کر دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی اس کی پوری ڈیٹیل باہر نہیں آئی ہے۔ اسرائیلی اخبار لکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل دی ہے، وہ کیا حملے کر رہا ہے، کیا آگے کرنے والے ہیں۔ لیکن اتنا طے ہے دوستو کہ دونوں ملک اس وقت ہر اگلے قدم پر مل کر کام کر رہے ہیں، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں آنے والے کئی دن اور کئی راتیں مڈل ایسٹ کے لیے بے حد بے چین کرنے والی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس پوری بات چیت میں ایک اور بات سامنے آئی جس نے یہ بھی دکھا دیا کہ نیتن یاہو صرف ایران کو لے کر ہی نہیں بلکہ ترکی کو لے کر بھی پریشان اور فکر مند ہے۔ رپورٹ کو سمجھ لیجیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے بنجمن نیتن یاہو کو گلف کے ریجن میں امریکہ کی موجودہ ملٹری کارروائی اور ایران کے خلاف چل رہے آپریشنز کی جانکاری دی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو اس کے جواب میں نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ ترکی کو F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ دینے کی منظوری نہ دیں پلیز۔ نیتن یاہو نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے اسرائیل کے خلاف دیے گئے سخت بیانوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اسرائیل کی سرحدوں پر سیکیورٹی زون بنائے رکھنا ضروری ہے۔ دراصل اگر امریکہ ترکی کو دوبارہ F-35 فائٹر جیٹ کے پروگرام میں شامل کر دیتا ہے تو یہ مڈل ایسٹ کی طاقت کا پورا بیلنس بدل سکتا ہے، پورا پاور بیلنس بدل جائے گا کیونکہ ابھی سپیریئرٹی اسرائیل کے پاس ہے۔ خود نیتن یاہو پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ اگر ترکی کو F-35 مل گئے تو مڈل ایسٹ میں طاقت کا پورا بیلنس بگڑ جائے گا۔ یعنی ایک طرف اسرائیل ایران سے جوجھ رہا ہے تو دوسری طرف اسے یہ فکر بھی ستا رہی ہے کہ کہیں امریکہ اپنے پرانے نیٹو الائے ترکی کو پھر سے ایسے ملٹری طاقت نہ دے دے جس سے اسرائیل کی بڑھت مڈل ایسٹ میں کمزور پڑ جائے۔ ایران کے مقدس شہر مشہد سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ خامنہ ای صاحب کے جنازے کی خبر، ان کی تدفین کی خبر آگے ہے، وہ سب سے بڑی خبر ہے مشہد سے۔ سرکاری نیوز ایجنسی IRNA کے مطابق جمعے کی سحر مشہد میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی۔ دونوں لوگ بسیج فورس کے ممبر بتائے جا رہے ہیں۔ ایران کی امپورٹنٹ فورس ہے، IRGC کا حصہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فائرنگ اس علاقے میں ہوئی جو امام رضا کے روضے سے تقریباً 17 کلومیٹر دور ہے۔ اسی شہر میں آیت اللہ سید علی خامنئی کو کل رات سپرد خاک کیا گیا۔ اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اب بھی مشہد میں ہی موجود ہیں۔ فی الحال فائرنگ کس نے کی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس کی تفصیلی معلومات ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ ایرانی حکومت کی طرف سے ابھی تک اس واقعے کو لے کر کوئی تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ خبر بس اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ بڑھانا چڑھانا خبر کے ساتھ نقشے بازی کرنا ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران میں کئی دنوں تک چلی آخری رسومات کے بعد آیت اللہ سید علی خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روضے کے اندر سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپرد خاک کرنے سے پہلے جنازے کو امام رضا کے روضے کا طواف کرایا گیا۔ اس کے بعد جنازے کی نماز ادا کی گئی اور پھر خاندان کی موجودگی میں آخری رسومات پوری کی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق جنازے کی آخری نماز کی امامت ان کے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے کرائی۔ ویسے تو ان کے جنازے کی کئی نمازیں پڑھی گئیں، کئی لوگوں نے پڑھائیں، لیکن فائنل نماز بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔
सुपुर्द खाक के बाद ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मौजूद मुसलमानों ने भी उनके लिए दुआएं की और लैलतुल दफन की नमाज अदा की। उधर ईरानी अखबारों और फार्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जनाजा साबित हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान, इराक और दूसरे कई मुल्कों में 6 दिनों तक चली इन रसूमात में 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। ये ईरान का और ईरानी अखबारों का दावा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में उमड़े लोगों के इस समंदर ने पहले के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक और बात ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ ज़रूर खींची। जनाजे की आखिरी नमाज की इमामत मुस्तफ़ा खामनेई ने कराई, लेकिन ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई जारी की गई किसी भी पब्लिक फुटेज या तस्वीर में नहीं आए। मैं बहुत संभाल के बोल रहा हूँ, जारी की गई किसी भी पब्लिक फुटेज में, किसी वीडियो में या तस्वीर में नज़र नहीं आए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, ये मैं कह रहा हूँ। याद रखिए, इतनी अहम रसूमात की जो भी तस्वीरें और वीडियो दुनिया तक पहुँचे वो वही थे जिन्हें ईरानी हुकूमत ने जारी किया। जिन्हें नहीं किया उनमें कौन था क्या पता। ऐसे में सिक्योरिटी वजहों से क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, इसका फैसला ईरानी हुकूमत ही करती है। मुश्तबा वैसे भी अमेरिका और इसराइल के निशाने पर है। इसीलिए सिर्फ जारी की गई फुटेज की बुनियाद पर यह कहना मुमकिन नहीं है कि आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई अपने वालिद के फाइनल रसूमात में मौजूद थे या नहीं। फिलहाल ईरानी हुकूमत ने इस बारे में कोई तफसीली बयान जारी नहीं किया है। ये थी कुछ खबरें, और ईरान की खबरें मेनली इसलिए थी क्योंकि वहाँ बड़ी हैपनिंग चल रही है और भी मिडिल ईस्ट की खबरें दी जा सकती थी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। देर से इसलिए आया क्योंकि एक आपके लिए अच्छा शो बनाना था। यकीन मानिए 2-3 घंटे सोए हैं, बहुत वेट करते रहे रात भर, सुबह 5 बजे तक कि पता चले कि भैया किसने हमला किया है। जब समझ में आ गया ये क्लियर नहीं हो रहा है तो 2-3 घंटे सो गए। तो देर लगती है, उसके पीछे वजह हैं। जब तक कंफर्म नहीं होती खबर मैं आपको नहीं देता। थोड़ा बहुत तो कंफर्मेशन आनी चाहिए। ईरान ही इल्ज़ाम लगा दे, वो इल्ज़ाम भी नहीं लगाया कि भाई कल रात के हमले कहाँ हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जो भी कहते हैं, चाहे वो भीड़ हो, लोग हमसे लड़ गए, आपको पता है फलाने जगह ऐसा हुआ था, आपको पता है उस शहर में जनाजे में इतने लोग आए थे, आप ईरान के, मैं नहीं कह रहा हूँ, खबरें कह रही हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं आप कह रहे थे नेवी भाग गई अमेरिका की, मैंने नहीं कहा, ईरान ने कहा। अब ईरान का टेटुआ पकड़िए, मेरा क्यों पकड़ते हो? मैं तो आपको बता रहा हूं कि उसने दावा किया। इतने सेंसिटिव और तमीज के तरीके से कौन बताएगा, बिना चिल्लाए, बिना बंदरों की तरह उछले। खबर को समझना सीखिए, लिखने से पहले सुनना सीखिए। हमारी कमी है ये। सलामत रहिए।